प्यारे बच्चों नमस्कार। करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों हमने अपने पिछली क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा की, जैसे संज्ञा से अव्यय तक। उसमें हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय और निपात के विषय में बताया। हमने ये भी बताया था कि जो चैप्टर है वो आने वाली जो बीएड की परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक ऐसा टॉपिक आज हम लेके आए हैं जिसका स्वरूप है वाच्य। और वाच्य में हम पढ़ेंगे आज कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य क्या होते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं वाच्य की। देखा जाए तो वाच्य का मतलब होता है कथन। वाच्य का मतलब होता है कथन होता है। अब देखिएगा, लेकिन जो परिभाषा वाच्य की होती है, किसी वाक्य को कहने की विधि। आप परिभाषा अगर नोट करना चाहें तो आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। जो हमारी परिभाषा होगी वो होगी वाक्य को कहने की विधि। वाक्य को कहने की विधि वाच्य कहलाती है। वाच्य कहलाती है। अब देखिएगा, लेकिन एक शर्त है कि अब आपको देखना है कि जो वाक्य है वो कर्ता के अनुसार है कि वाक्य कर्म के अनुसार है कि भाव के अनुसार है। और उसी भाव के अनुसार जो कहने की, वाक्य को कहने की जो विधि होती है उसी को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जो वाच्य होता है, जैसे मान लेते हैं एक वाक्य हमने लिखते हैं कि जैसे लिखे हम, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खा, एक वाक्य है। ये क्या है, एक वाक्य है। लेकिन अब हमको ये देखना है कि इसे वाच्य में परिवर्तित करना है, यानी इसका हमारा कहने का जो भाव है, देखा जाए कि ये कर्ता के अनुसार है कि ये कर्म के अनुसार है कि ये किसके अनुसार है, भाव के अनुसार। अब देखा जाए, हमने आपको पढ़ाया है कारक में हमने आपको पढ़ाया है कि कर्ता क्या होता है। हमने आपको पढ़ाया है कि कर्ता क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया है कि कर्म क्या होता है। कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, जो कर्ता होता है, हमने आपको बताया है कि जो क्रिया करता है, जो क्रिया करता है वही क्या होता है, कर्ता होता है। जो क्रिया करता है वही आपका क्या होगा, यानी आपका क्या होगा, कर्ता हो। यानी कार्य करने वाले को हमेशा कर्ता कहा जाता है। तो राम ने खाना खाया, देखिएगा, राम ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया है, राम ने खाया है। तो राम ने, वैसे ने चिन्ह लगा है, ने चिन्ह लगा है। अब अगर ने चिन्ह लगा है तो आप जानते हैं ने किस परसर्ग का, ने जो ये देखा जाए वो किस कारक का परसर्ग है, तो कर्ता कारक का, यानी ये कर्ता है। यानी राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। लेकिन खाना खाया, ये बताओ, अगर खाना खाया है तो खाने का प्रभाव उस वस्तु पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते खाना ना लिखते, यहाँ आम खाया लिखते, क्या लिखते, आम खाया। तो इसने आम खाया है तो इसका मतलब प्रभाव यहाँ पे पड़ता, प्रभाव आम पे पड़ता। तो जहाँ प्रभाव पड़ता है, हमने बताया था, अगर प्रभाव जहाँ पड़ता है, प्रभाव जहां पड़ता है वहां कर्म होता है। वहां क्या होता है, कर्म होता। तो प्रभाव यहां पड़ रहा है, यहां प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपका क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म। अब देखिएगा, लेकिन हमने बताया कि वाक्य को कहने की विधि, वाक्य तो कर्ता के अनुसार भी देखा जाए, कर्म के अनुसार भी देखा जा सकता है, लेकिन भाव के अनुसार भी देखा जा सकता है। यहीं से अगर क्वेश्चन पूछता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यहीं से आप बता सकते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। सबसे पहला जो वाच्य होता है वो आपका होगा कर्तवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है। और दूसरा जो वाच्य होगा वो आपका होगा कर्मवाच्य होगा।
क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और जो तीसरा होगा वो आपका क्या होगा, भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। इस तरह से वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लेकिन जो कर्तवाच्य होते हैं 2 स्वरूप में हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। यानी सकर्म वाले भी हो सकते हैं और अकर्म वाले भी हो सकते हैं। अकर्म वाले, सकर्म वाले भी वाच्य हो सकते हैं और अकर्म वाले भी वाच्य, यानी देखा जाए। लेकिन अब यहां से एक एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते, देखा जाए, जैसे अगर हम कहें कि मोहन खाना खाता है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मोहन खाना खाता या मोहन आम खाता। अब देखिएगा, हमने लिखा क्या, मोहन आम खाता है। तो यहां अगर देखा जाए तो जो क्रिया करता है वो कर्ता होता है, मोहन करता है और खाने का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहां पर कर्म दिया गया। तो वाक्य में कर्ता भी है, वाक्य में कर्म भी है, तो ये कर्तवाच्य है। लेकिन ये कैसा वाच्य है, सकर्म है। ये क्या है, सकर्म है। अब देखिएगा, अब अकर्म की बात करें, अगर हम कहें कि राम जाता है, हमने क्या लिखा, राम जाता है। तो अगर बात करें कि राम जाता है, तो देखिएगा यहां क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव इस वाक्य में कहीं नहीं पड़ रहा है। तो जब प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब कर्म नहीं है, लेकिन वाच्य कर्तवाच्य है। वाच्य क्या है, कर्तवाच्य है। तो इस तरह से कर्तवाच्य 2 स्वरूप में हो सकता है, यानी एक सकर्म भी हो सकता है, एक अकर्म। लेकिन अब कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य हमेशा सकर्म होता है। कर्मवाच्य हमेशा क्या होगा, सकर्म होगा। यानी देखा जाए यहां कर्म की प्रधानता होगी। क्या, कर्म की प्रधानता होगी। यहां किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी। लेकिन जो भाववाच्य होगा यहां पर किसकी प्रधानता होगी, भाव की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी, भाव की प्रधानता होगी। इस तरह से आप पहचानेंगे। देखिएगा, हमने आपको बताया आपको कर्ता पहचानना होगा, आपको कर्म पहचानना होगा। तो अब यहां से देखा जाए, हमने आपको वाच्य बताया कि वाच्य प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के। सबसे पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। अब देखिएगा, हम सबकी परिभाषा पढ़ेंगे कि कर्तवाच्य क्या होते हैं, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कर्मवाच्य क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और भाववाच्य क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। जो अगला स्वरूप होगा वो हमारा होगा कर्तवाच्य का, यानी वाच्य का सबसे पहला जो स्वरूप होगा वो होगा कर्तवाच्य। चलिए हम चर्चा करते हैं कर्तवाच्य की। चलिएगा, सबसे पहला जो स्वरूप होगा वो होगा हमारा कर्तवाच्य। कौन सा होगा, कर्तवाच्य। अब देखिए, पहचान यहीं से पहचान भी करते चलिएगा। देखिएगा, हमेशा हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अगर कर्तवाच्य है, अगर कर्तवाच्य है तो जो क्रिया होगी वो कर्ता के क्या होगी, अनुसार होगी। ये जानिएगा। अब देखिएगा, यहीं से अगर देखा जाए तो आप पहचान भी यहीं से, पहचान भी आप पढ़ते चलेंगे। अगर पहचान का भी स्वरूप होगा, पहचान की अगर बात करें तो पहचान में आप जानते हैं वैसे ने लगा होगा, क्या लगा होगा, ने लगा होगा। लेकिन अब देखिएगा, वाक्य में कर्ता भी होगा, वाक्य में क्या होगा, कर्ता भी होगा,
वाक्य में क्रिया भी होगी। ये पहली कंडीशन है। अगर वाक्य में कर्ता है और क्रिया है, वाक्य में कर्ता है और क्रिया है और क्रिया कर्ता के अनुसार है। हमने पहले लिख दिया कि वाक्य में कर्ता भी हो और क्रिया भी हो, लेकिन क्रिया किसके अनुसार हो? हमेशा कर्ता के अनुसार हो, तो वहां कर्तृवाच्य होगा। दूसरी कंडीशन, वाक्य में कर्ता भी हो सकता है और वाक्य में कर्म भी हो सकता है और वाक्य में क्या? क्रिया भी हो सकती है। 3 कंडीशन। देखिएगा, इसका दूसरा जो स्वरूप है कर्ता कर्म क्रिया, इसमें 3 स्वरूप हैं, कर्ता कर्म और क्रिया का। अब देखिए, वाक्य में कर्ता भी मिल जाए, वाक्य में कर्म भी मिल जाए और वाक्य में क्रिया भी मिल जाती है। तो कुछ लोग तो होते हैं कि वाक्य में जैसे कर्म मिलता है तो तुरंत सकर्म सकर्म जानते हैं और तुरंत कर्मवाच्य मार देते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमको कर्म मिल रहा है तब भी वो कर्तृवाच्य हो सकता है, तब भी वो क्या हो सकता है? कर्तृवाच्य हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है। जैसे देखा जाए, हमने क्या कहा, जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं कि रवि सोता है, रवि सोता है। क्या? रवि सोता। अब देखा जाए तो जो क्रिया कर रहा है कौन? कार्य कौन कर रहा है? नहीं, सोना क्रिया है, तो क्रिया कौन कर रहा है? रवि। क्रिया कौन कर? रवि। तो हमने बताया है जो क्रिया करता है वही तो कर्ता होता है। जो क्रिया करता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। रवि क्या है? कर्ता। लेकिन क्रिया कर्ता के अनुसार है। अभी यहाँ सीता लिखा होता, रवि के स्थान पे सीता लगा होता तो सीता सोता है ना लिखा जाता, सोती है लिखा जाता। यानी ये भी क्रियाकर्ता के अनुसार हो जाती कि ना हो जाती। यानी अब स्वरूप बात आई कि क्रियाकर्ता के अनुसार है, तो जब क्रियाकर्ता के अनुसार है तो वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। यानी अगर पूछा जाए किस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, तो कौन सा वाच्य बताएंगे? कर्तृवाच्य बताएंगे। कौन सा वाच्य कहेंगे? कर्तृवाच्य की बात करेंगे। देखिएगा, ये तो पहला स्वरूप कर्ता क्रिया का हुआ, लेकिन जब कर्ता कर्म और क्रिया की बात करेगा तो हम लिखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखा जाए, अब यहां कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि जानते हैं पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पे पड़ेगा, पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पे पड़ता है। अब कैसे पड़ता है इसको भी जान लीजिए। देखिएगा, जैसे हमारे पास एक पुस्तक है और पढ़ने का प्रभाव हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा, इस पुस्तक को हमने खरीदा था, तो जब खरीदा था तो खूब अच्छे से नहीं थी, ये नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इस पे प्रभाव पड़ता गया। देखिएगा, इसका कवर निकल गया कि नहीं निकल गया? तो प्रभाव पड़ा यानी परिवर्तन हुआ। तो जब परिवर्तन हो गया तो प्रभाव पड़ गया, लेकिन प्रभाव तो पुस्तक पे पड़ रहा है, लेकिन क्रिया यहाँ कौन कर रहा है? अब देखिएगा, जहां प्रभाव पड़ेगा वहां क्या होगा? कर्म होगा। और हमने कहा है कि यहाँ क्रिया कौन कर रहा है इसको जानना है, तो क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो जो क्रिया करेगा वो क्या होगा? कर्ता होगा। क्या होगा? कर। अब देखिए, पढ़ना उसकी क्या है? क्रिया है। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब हमको यह जानना है कि क्रिया कर्ता के अनुसार है कि क्रिया कर्म के अनुसार। अब देखिएगा, अगर क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्म मिटा दीजिए, क्रिया अगर कर्ता के अनुसार है तो कर्म मिटाइए। यानी राम पढ़ता है, वाक्य सही है कि नहीं है? सही है, वाक्य सही है। राम पढ़ता है, वाक्य सही है, यानी इसमें कर्ता है, क्रिया कर्ता के अनुसार है, तो ये यहां से देखा जाए तो कर्तवाच्य होगा। अब अगर कर्म के अनुसार देखा जाए तो कर्ता हटाइए, कर्म लिखिए। पुस्तक पढ़ता है कि पुस्तक पढ़ी जाती है? बताइएगा, पुस्तक पढ़ता है लिखा जाएगा कि पुस्तक पढ़ी जाती है लिखा जाएगा? यानी पुस्तक पढ़ी जाती है लिखा जाएगा। इसलिए जो ये वाक्य लिखा गया है वो कर्म के अनुसार नहीं लिखा गया है, वो किसके अनुसार लिखा गया है? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। वाक्य में कर्ता भी है, वाक्य में कर्म भी है, वाक्य में क्रिया भी है, लेकिन क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। इसलिए ये वाक्य होगा वो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा।
कौन सा वाच्य होगा? कर्तृ। इसीलिए हमने बताया था आपको, ये सकर्म भी हो सकता है और अकर्म भी हो सकता है, यानी कभी कभी कर्म रहता है और वाच्य कर्तवाच्य होता है, और कभी कभी कर्म नहीं रहता तब भी वाच्य क्या होता है? कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य होता है। ठीक, अब देखिएगा, कभी कभी वाक्य में ने भी लगता है, कभी वाक्य में ने लिखता है। जैसे अगर देखा जाए, बात अगर हम करें, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब देखिएगा, पिताजी अखबार, तो कौन क्रिया कर रहा है? पिताजी। तो कर्ता यानी क्या है? पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो कर्ता पिताजी हैं। कर्ता क्या है? पिताजी। तो क्रिया पिताजी के अनुसार है, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार है, तो वाच्य कौन सा होगा? कर्तवाच्य होगा। ठीक, अब देखिएगा, जैसे हमने कहा कि सोहन ने आम खाया। सोहन ने आम खाया। अब सोहन ने आम खाया, सोहन पुल्लिंग है तो खाया भी पुल्लिंग है, यानी क्रिया खाया है और सोहन भी क्या है? कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया लिखी गई है। और अगर कर्ता इसके अनुसार, सोहन के अनुसार क्रिया ना होती तो लिखा जाता कि सोहन के द्वारा आम खाया जाता है। लेकिन ये कौन सा वाच्य है? ये आपका कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है। कौन सा वाच्य है? ये भी कर्तवाच्य है और आपका ये भी क्या है? कर्तवाच्य। तो जानिएगा हमेशा कि वाक्य में कर्ता भी रहेगा और क्रिया भी रहेगी, लेकिन कर्ता की यानी जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। वाक्य में कर्ता भी रहेगा, कर्म भी रहेगा, क्रिया भी रहेगी, और देखिएगा जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। और वाक्य में कभी कभी ने भी लगा होता है। ठीक, अगर ने लगा है लेकिन अगर क्रिया कर्ता के अनुसार है, ने लगता, देखिएगा ने दो कंडीशन में भी लगेगा। ने का जो स्वरूप हो जाएगा वो आपका क्या है? चला जाएगा कभी कभी भाववाच्य में भी मिलता है। किसमें? भाववाच्य में मिलता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा हमेशा कर्ता के अनुसार क्रिया होना चाहिए। ठीक है, या अगर देखा जाए भाववाच्य में अगर ना भी मिलता हो तो वहां से देखा जाए तो कर्तवाच्य का स्वरूप जो होगा उसमें हमेशा क्या होगा? कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी। तो चलिएगा, अगला जो स्वरूप होगा, दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य। यहां से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। चलिए हम चर्चा करते हैं दूसरे स्वरूप की, यानी कर्मवाच्य की। चलिएगा, अगला स्वरूप है कर्मवाच्य। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। अब देखिएगा, यानी हमेशा क्रिया कर्म के अनुसार, हमेशा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। हमेशा क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार। देखिएगा, इसकी जो पहचान है, इसकी जो पहचान होगी कि वाक्य में कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगी। अब देखिएगा, लेकिन जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। अब यहां से देखिएगा, अगर वाक्य में से के द्वारा, देखिएगा से के द्वारा अगर चिन्ह लगता है, से के द्वारा, लेकिन कर्ता के साथ, किसके साथ? कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग किया गया।
ठीक, तो जानिएगा वो क्या है, कर्मवाच्य। लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य में दोनों में ज्यादा अंतर नहीं। यहाँ से के द्वारा अगर लगेगा तो भाववाच्य में भी लगता है, लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, से के द्वारा लिखा जा सकता है, लेकिन कर्मवाच्य में से के द्वारा अगर लिखा होगा तो कर्म की आवश्यकता जरूर है, कर्म जरूर दिया रहेगा और कर्ता के साथ से के द्वारा लगा होगा। यानी अब देखिएगा, अगर पहचान लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कर्ता के साथ से के द्वारा, ठीक, और कर्मवाच्य का होना यानी कर्म का होना आवश्यक। देखिएगा जैसे हमने लिखा, जैसे हमने कहा गीता के द्वारा, गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिएगा, गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। वैसे देखिएगा के द्वारा लगा है और कर्म दिया है, पहचान यही है। अगर के द्वारा लगा है कर्म दिया है तो कर्मवाच्य होगा, के द्वारा लगा है कर्म दिया है तो कर्मवाच्य, और के द्वारा लगा है कर्म नहीं दिया है तो भाववाच्य। अब देखिएगा, अब देखा जाए तो यहां जो क्रिया कर रहा है कौन, गीता, तो ये क्या है, करता है। अब देखिएगा, अब पुस्तक पढ़ना उसका क्या है, कर्म है, और पढ़ना उसकी क्या है, क्रिया है। पढ़ना उसकी क्या है, क्रिया है। अब देखा जाए तो जो करता है, जो कर्म है, क्रिया है, अगर यहां से कर्म हटा लिया जाए तो कर्म का स्वरूप इतना हटाइए, यानी के द्वारा और पुस्तक हटा लीजिए तो गीता पढ़ी जाती है। गीता देखिएगा, गीता पुस्तक का नाम नहीं, गीता क्या है, एक स्त्री है। गीता क्या है, स्त्री है, तो यहां से इसको मिटाइए तो गीता पढ़ी जाती है नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां से के द्वारा हटा लिया जाए तो पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य सही है, ठीक है। यानी क्रिया जो है वो किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार। यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं है, यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार है। क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, इसलिए कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, पिताजी द्वारा पत्र लिखा जाता है, या आप पिताजी से पत्र लिखा जाता है कह सकते हैं, या पिताजी से या पिताजी द्वारा। अब देखिएगा, पिताजी द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो अगर कर्म देखिएगा, पहले पत्र लिखता कौन है, पिताजी, तो कर्ता हो जाएंगे। भाई पत्र लिखना उनका क्या है, कर्म है, पत्र एक कर्म है, और लिखना उनकी क्या है, क्रिया है। लिखना उनकी क्या है, क्रिया, यानी पिताजी कर्ता हो गए, पत्र कर्म हो गया, और क्रिया लिखना हो गई। अब देखिएगा, अगर हम कर्ता के द्वारा देखें तो इतना मिटाएं तो पिताजी लिखा जाता है, वाक्य सही होगा, नहीं। अगर कर्ता के अनुसार होगा तो गलत हो जाएगा, पिताजी लिखा जाता है गलत है, लेकिन पिताजी हटाएं यहां से तो पत्र लिखा जाता, सही है कि नहीं है। यानी यहां से इतना हटा लें हम पिताजी द्वारा तो पत्र लिखा जाता है, सही है। लेकिन पत्र हटाएं या द्वारा हटा लें तो द्वारा और पत्र हटाते तो पिताजी लिखा जाता है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया देखते हैं तो कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया सही बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, इसलिए क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार। तो क्रिया जब कर्म के अनुसार होगी तो ये सारे के सारे जो वाक्य होंगे ये किसके हो जाएंगे, कर्मवाच्य के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कर्मवाच्य। वो पहचान आपको याद रखना है कि हमेशा जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी, ठीक है। और देखिएगा एक पहचान और, अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक पहचान और नोट कर लीजिएगा, यही लिखवा देते हैं। चलिए एक पहचान और लिखना चाहते हैं तो नोट करके लिख लीजिएगा, यही नोट कर देते हैं, नोट करके लिखिएगा, लिखिएगा कर्ता के साथ यदि से के द्वारा
चिन्ह लगा हो परंतु वाक्य में कर्म होना आवश्यक है। नोट करके लिख लीजिएगा, कर्ता के साथ यदि से के द्वारा चिन्ह लगा हो परंतु वाक्य में कर्म भी हो, तब वाच्य कौन सा वाच्य होगा? कौन सा? कर्मवाच्य होगा। लेकिन यदि से के द्वारा लगा है और कर्म नहीं है तो वो क्या हो सकता है? भाववाच्य भी हो सकता है। चलिएगा अगला स्वरूप चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा वाच्य होगा तीसरा, उसे हम कहेंगे भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाववाच्य। देखिएगा एक क्वेश्चन पूछता है, किस वाच्य के अंतर्गत क्रिया पूर्णतः स्वतंत्र होती है? बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। किस वाच्य के अंतर्गत क्रिया पूर्णतः स्वतंत्र होती है? तो ध्यान में रखिएगा, भाववाच्य के अंतर्गत क्रिया पूर्णतः स्वतंत्र होती है। किसके अंतर्गत? भाववाच्य के अंतर्गत। ठीक, अब अगला देखिएगा, तीसरा जो स्वरूप होगा वो होगा भाववाच्य। देखिएगा, अगर देखिएगा इसमें क्रिया पूर्ण स्वतंत्र होती है। चलिएगा परिभाषा थोड़ा सही लिख देते हैं, लिख लीजिएगा, भाव की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। भाव की प्रधानता, परंतु जो क्रिया होगी वो पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ध्यान में रखिएगा, यानी भाव की प्रधानता होगी, क्रिया पूर्णतः स्वतंत्र होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य। पहचान देखिएगा, अगर पहचान की बात करें तो पहचान में से के द्वारा चिन्ह का प्रयोग परंतु कर्म का अभाव, यह पहचान है। कर्ता के साथ से के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होगा लेकिन कर्म का क्या होगा? अभाव होगा और क्रिया पूर्णतः स्वतंत्र होगी और भाव की क्या होगी? प्रधानता होगी। जैसे लिखा है, रवि के द्वारा हंसा जाता है। रवि के द्वारा हंसा जाता है। रवि के द्वारा हंसा जाता है, कर्म दिया है? नहीं दिया है, लेकिन कर्ता दिया है। कर्ता के साथ के द्वारा चिन्ह का प्रयोग है और कर्म का क्या है? अभाव है, तो वाच्य कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, यदि असमर्थता का भाव हो तो कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। लिख लीजिएगा, यदि वाक्य में असमर्थता का भाव, देखिएगा यदि वाक्य में असमर्थता का अगर भाव है तो भी वाच्य कौन सा होगा? भाववाच्य। जैसे देखा जाए, जो स्वरूप दूसरा एग्जाम्पल इसी का, सुरेश से चला नहीं जाता। सुरेश से चला नहीं जाता। गीता से उठा नहीं जाता। यह स्वरूप होगा। अब ध्यान में रखिएगा, लेकिन बस यहाँ क्रिया क्या होगी? पूर्ण रूप में स्वतंत्र हो जाएगी। ठीक, वो ना तो कर्ता के अनुसार होगी ना तो कर्म के अनुसार होगी। यहाँ कर्म का क्या होगा?
अभाव होगा। इस तरह से जो आपका वाच्य था, हमने आपको बताया कि वाक्य के कहने की विधि वाच्य कहलाती है। अब आपको देखना कि वाक्य जो है कर्ता के अनुसार दिया गया है कि कर्म के अनुसार, अगर कर्ता के अनुसार है तो कर्मवाच्य, अगर भाव के अनुसार है तो भाववाच्य होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने आपको पढ़ाया वाच्य का स्वरूप। अगले स्वरूप में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।